5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में कोविड से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न किया जाना और उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के निर्देश के बाद चुनाव आयोग बेहद सतर्क है और किसी तरह से चुनाव को पूरी तरह से टालने के मूड में है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है और इसी बीच तीसरी लहर से बचाव की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कहीं चुनाव करवा पाना आसान नहीं है तो जाहिर है कि चुनाव हारकर सीएम बनी ममता बनर्जी के लिए 4 नवंबर तक विधानसभा का सदस्य बन पाना बेहद मुश्किल है। यही मुश्किल उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ भी है। चुनाव आयोग का जो मूड है उससे लगता नहीं कि आयोग उपचुनावों की तारीख की घोषणा समय से कर दे और ये दोनों गैर निर्वाचित सीएम चुनकर आ जाएं। ऐसे में ममता बनर्जी का नवंबर के बाद सीएम बने रह पाना मुश्किल होगा। उत्तराखंड में इस समय केवल गंगोत्री विधानसभा सीट रिक्त है जो 23 अप्रैल को बीजेपी के गोपाल सिंह रावत के निधन के कारण रिक्त हुई। विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च 2022 को पूरा हो जाएगा। इधर संविधान के प्रावधानों का लाभ उठाते हुए ममता बनर्जी गत 5 मई को चुनाव हारकर भी मुख्यमंत्री बन तो गईं, मगर इसी अनुच्छेद की इसी उपधारा में यह प्रावधान भी है कि अगर निरंतर 6 माह के अंदर गैर सदस्य मंत्री विधायिका की सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाए तो उस अवधि के बाद वह मंत्री नहीं रह पाएगा। ममता बनर्जी ने राज्य विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर तीसरी बार राज्य की सत्ता तो हासिल कर ली, मगर नंदीग्राम से उनकी हार अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। अगर उन्हें 4 नवंबर तक विधानसभा की सदस्यता नहीं मिली तो उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी और आसार निर्वाचन आयोग की कोरोना महामारी के टालने तक उपचुनाव टालने की घोषणा से साफ नजर आ रहे हैं। उपचुनाव के लिए स्थिति अनुकूल हुई या नहीं, इसका फैसला भी केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र और ममता सरकार के बीच छिड़े तुमुल संग्राम में फिलहाल युद्ध विराम का आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। ममता की ही तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का भविष्य भी अधर में लटक गया है। तीरथ सिंह रावत को भी 10 सितंबर तक विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी है, जो कि समयाभाव के चलते कठिन लग रहा है। तीरथ सिंह रावत के लिए अतिरिक्त संकट ये भी है कि विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल से कम का समय रह गया है और ऐसी स्थिति में कोई सीट खाली हो भी जाए तो उस पर उपचुनाव नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य में नेतृत्व परिवर्तन या फिर राष्ट्रपति शासन का ही एक विकल्प बच सकता है। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दावा किया था कि आयोग का कोरोना महामारी के दौरान चुनाव कराने का अनुभव है, इसलिए अगले पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और उत्तर प्रदेश, हिमाचल और मणिपुर में विधानसभा चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर आयोग की 5 मई को जारी विज्ञप्ति में सीधे सीधे कोरोना महामारी का संकट टलने तक उपचुनाव टालने की स्पष्ट घोषणा भी की गई है। इस घोषणा के अनुसार आयोग ने 16 मई को प्रस्तावित पश्चिम बंगाल की जंगीरपुर और शमशेरगढ़ सीटों पर उपचुनाव स्थगित कर दिए गए थे। आयोग की विज्ञप्ति में 3 लोकसभा क्षेत्रों और 8 विधानसभाओं की सीटों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कुछ अन्य विधानसभा सीटें भी खाली हो गई हैं, जिनकी रिपोर्ट्स आनी हैं। उन प्रतीक्षित रिक्तियों में पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट भी है, जिसे ममता के लिए टीएमसी के शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने खाली किया। अगर नवंबर तक भवानीपुर सीट पर उपचुनाव नहीं होता है तो ममता के लिए विधानसभा की सदस्यता हासिल करने तथा मुख्यमंत्री बने रहना संवैधानिक दृष्टि से संभव नहीं है। इधर जिस प्रकार ममता और केंद्र की मोदी सरकार एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, उसे देखते हुए ममता को एक दिन के लिए ही सही कुर्सी से अलग रखना बीजेपी के लिए एक सुखद अनुभव हो सकता है। हालांकि ममता के पास अपने विधिवत निर्वाचन तक अपने किसी विश्वस्त को मुख्यमंत्री बनाने का विकल्प खुला है, लेकिन बिहार में जीतन राम मांझी का उदाहरण ममता को डरा सकता है। मांझी ने बाद में इस्तीफा देने से मना कर दिया था। तृणमूल कांग्रेस के उपाध्यक्ष यशवंत सिन्हा भी पश्चिम बंगाल में यथासमय चुनाव कराए जाने के बारे में अपनी आशंका ट्विटर पर व्यक्त कर चुके हैं, जबकि निर्वाचन आयोग भी गत 5 मई को स्पष्ट कर चुका है कि महामारी की स्थिति को लेकर राज्यों तथा केंद्र के आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों से परामर्श के बाद ही आयोग देश में उपचुनाव कराने पर विचार करेगा। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में कोविड से बचाव के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने से हुई छीछा-लेदर के और मद्रास हाईकोर्ट द्वारा निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किए जाने के निर्देश के बाद तो अब आयोग फूंक कर कदम रख रहा है। ममता बनर्जी या तीरथ सिंह रावत के पास बिना चुनाव जीते दोबारा मुख्यमंत्री बनने का विकल्प बचा नहीं। SR चौधरी बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश AS आनंद की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय पीठ ने 17 अगस्त 2001 को दिए फैसले में स्पष्ट किया कि विधानसभा के एक ही कार्यकाल में किसी गैर विधायक को दूसरी बार 6 माह तक के लिए मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता।
उस समय तेज प्रकाश सिंह को राजेंद्र कौर बट्टल ने बिना चुनाव जीते मंत्री बना दिया था। इससे पहले जगन्नाथ मिश्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भी लगभग ऐसा ही फैसला आया था। यही नहीं, BR कपूर बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में स्पष्ट हुआ था, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो चुका हो तो उसे भी मंत्री या मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए जयललिता पुनः मुख्यमंत्री नहीं बन सकीं। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया। बीजेपी छोड़कर मुकुल रॉय जैसे ही ममता की छांव में वापस लौटे तो उसके तुरंत बाद ही केंद्र सरकार की तरफ से मिली सुरक्षा को वापस लेने के लिए उन्होंने पत्र लिख डाला। मतलब ये कि बंगाल में TMC ही सुरक्षा की गारंटी है। लेकिन इसी जल्दबाजी में मुकुल रॉय ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया। मतलब साफ है कि उन्हें इस बात की चिंता है कि TMC शायद उन्हें चुनाव नहीं जितवा सके, क्योंकि जिस उत्तर कृष्णानगर से बीजेपी ने मुकुल रॉय को चुनाव जितवाकर पहली बार विधायक बनाया, वहां से TMC के चुनाव चिन्ह पर जीत पाना बेहद मुश्किल है। वजह ये कि उत्तर कृष्णानगर बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ों में से एक है। मुकुल रॉय के इस हाल पर विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने करारा हमला किया। उन्होंने मुकुल रॉय को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुकुल रॉय विधायक पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष के पास आवेदन कर उनकी बर्खास्तगी की मांग करेगी। विरोधी दल के नेता शुवेंदु ने मुकुल को विधायक पद से बर्खास्त करने के लिए जरूरी होने पर कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी। शुवेंदु ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुकुल रॉय इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो विधानसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ दल बदल विरोधी कानून लागू करने की अपील की जाएगी। उन्होंने मुकुल रॉय पर निशाना साधते हुए कहा कि वे कभी चुनाव नहीं जीते, बीजेपी ने ही उन्हें विधायक बनाया। शुवेंदु ने बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधि दल के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। इसके पहले उन्होंने राज्यपाल को बंगाल में कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति समेत विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराया और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने राज्य में दल बदल विरोधी कानून लागू करने के लिए राज्यपाल से गुहार भी लगाई। शुवेंदु ने आगे कहा कि मुकुल रॉय ने 2001 में जगदल से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। इसके बाद उन्हें चुनावी मैदान में नहीं देखा गया। 20 साल बाद बीजेपी ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और वे कृष्णानगर उत्तर सीट से विजयी हुए। कृष्णानगर उत्तर सीट पर बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है। वहां से अगर बीजेपी के बूथ अध्यक्ष भी खड़े होते तो उनकी भी जीत पक्की थी। कृष्णानगर उत्तर सीट पर मुकुल ने तृणमूल प्रत्याशी और बांग्ला फिल्म्स की चर्चित अभिनेत्री कौशानी मुखर्जी को मात दी थी। सूत्रों ने बताया कि शुवेंदु को बीजेपी में शामिल कराने में मुकुल की अहम भूमिका रही। इससे पहले मुकुल और शुवेंदु तृणमूल में लंबे समय तक साथ में काम कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। टूलकिट मामले में कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से अपनी शिकायत ये कहकर वापस ले ली थी कि इस मामले की जांच छत्तीसगढ़ पुलिस बेहतर तरीके से कर रही है। लेकिन कांग्रेस को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ चल रही जांच पर रोक लगा दी। इन दोनों नेताओं ने अपने खिलाफ दर्ज FIR को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI ने छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत पर रायपुर सिविल लाइन पुलिस ने 19 मई को FIR दर्ज की थी। रमन सिंह और संबित पात्रा को पूछताछ का नोटिस भी भेजा गया था। शर्मा ने आरोप लगाया था कि संबित पात्रा कांग्रेस के लेटर हेड के माध्यम से फर्जी दस्तावेज शेयर कर रहे हैं और टूलकिट के बहाने कांग्रेस पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। वहीं रमन सिंह पर समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न कराने का आरोप लगा। हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों के खिलाफ FIR दुर्भावना और राजनीतिक द्वेष के कारण दर्ज की गई थी। उन्होंने कहा कि तथ्यों और प्राथमिकी के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता के खिलाफ दुर्भावना या राजनीतिक द्वेष के कारण कार्यवाही की गई है। इस आधार पर अदालत ने दर्ज FIR के आधार पर जांच जारी रखने पर रोक लगा दी है। अदालत ने माना कि जांच जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा। NSUI प्रदेश अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 504, 505, 469 और 188 के तहत मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 504 और 505 के तहत अपराध नहीं बनता क्योंकि ट्वीट से सार्वजनिक शांति प्रभावित नहीं हुई। धारा 469 के तहत जालसाजी के आरोप को लेकर कहा कि जो दस्तावेज इन्होंने ट्वीट किए थे वे पहले से ही पब्लिक डोमेन में थे। अब मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस का कथित टूलकिट लीक हुआ था और इनमें कोरोना वायरस से पैदा हालात का फायदा उठाकर केंद्र की मोदी सरकार और उसके मंत्रियों को बदनाम करने के दिशा निर्देश दिए गए थे। साथ ही विदेशी मीडिया के साथ सांठगांठ की बातें भी कही गई थी। इसमें कुंभ को भी बदनाम करने की साजिश रची गई थी। कांग्रेस का दावा था कि दस्तावेज जाली हैं। उसने दिल्ली पुलिस से भी शिकायत की थी, जो बाद में ये कहते हुए वापस ले ली गई कि वह छत्तीसगढ़ मामले को आगे बढ़ाएगी।
टूलकिट से संबंधित बीजेपी के नेता के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाने के बाद दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा था। पूछताछ के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दिल्ली और गुरुग्राम स्थित दफ्तरों में भी दबिश दी थी। दिल्ली पुलिस ने ट्विटर से पूछा कि उनके पास टूलकिट को लेकर क्या सूचनाएं हैं और किन तथ्यों के आधार पर उसने इन्हें मैनिपुलेट मीडिया करार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के बड़े चंपू संजय सिंह ने अपनी सियासत के लिए अयोध्या में राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद के घोटाले का आरोप तो लगा दिया, लेकिन कुछ ही घंटों में यह साबित हो गया कि संजय सिंह का मकसद तथ्यों को लेकर लोगों को गुमराह करने का था। राम मंदिर के निर्माण में अड़ंगा लगाने की कोशिश तो संजय सिंह ने की ही, साथ ही उन्होंने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बदनाम करने और हिंदुओं में फूट डालने की भी कोशिश की। अब संजय सिंह के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन की तलाश में जुटी आपने हिंदुओं में फूट डालने के मकसद से ऐसा जानबूझकर किया। वैसे भी इस पार्टी और उनके नेताओं का बेबुनियाद आरोप लगाने और बाद में माफी मांग लेने का इतिहास रहा है। राम मंदिर में जमीन घोटाले के आपके आरोपों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ा रुख दिखाया है। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने ट्रस्ट को मानहानि का केस करने का सुझाव दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार इन्हें माफी मांगने पर न छोड़ें और इसे इसकी परिणति तक लेकर जाएं। यह पहला मौका नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मानहानि का केस करने की बात हो रही है। ऐसे कई मामलों में उन्होंने बाद में माफी मांगकर अपनी जान भी बचाई है। इनमें केजरीवाल भी शामिल हैं, जिन्होंने इतनी बार माफी मांगी है कि लोग उन्हें माफी मैन तक कहने लगे। 2018 में केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा और उस समय आपके नेता रहे आशुतोष ने तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को एक संयुक्त पत्र लिखा था। इसमें तीनों ने जेटली से मानहानि मामले को लेकर माफी मांगी थी। यह मामला दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ में घोटाले के आरोपों से जुड़ा हुआ था। आपके नेताओं के गंभीर आरोपों के बाद जेटली ने दिसंबर 2015 में केजरीवाल और अन्य 5 आप नेताओं के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक मानहानि का दावा ठोकते हुए 10 करोड़ रुपए का केस किया था। हालांकि आप नेताओं की माफी के बाद जेटली ने केस वापस ले लिया था। 2018 के मार्च में केजरीवाल ने इसी तरह एक पत्र लिखकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांगी थी। इसमें कहा गया था कि हम दोनों अलग अलग दलों में हैं। मैंने आपके बारे में बिना जांचे कुछ आरोप लगाए जिससे आपको दुख हुआ होगा, इसीलिए आपने मेरे खिलाफ मानहानि का केस दायर किया। मुझे आपसे निजी तौर पर कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद गडकरी ने भी आप नेता को माफ कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। बातों की जलेबी बनाना और तथ्यों को उलट पुलट कर खेलना कोई कांग्रेस के वकीलों से सीखे। ममता बनर्जी की कृपा से राज्यसभा सांसद बने कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को तथ्यों से गुमराह करने की आदत पड़ गई है। मामला सुप्रीम कोर्ट का है, जहां एक सुनवाई के दौरान पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने अभिषेक मनु सिंघवी की ऐसी तैसी कर दी। पूर्व सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार ने अभिषेक मनु सिंघवी से साफ शब्दों में कह दिया कि जिस तरह वो रोजाना प्रेस को गुमराह करते हैं, उसी तरह से न्यायालय को गुमराह न करें। असल में जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस इमकार शाह की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष एक मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व सॉलिसिटर जनरल और वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने सुनवाई को 2 हफ्ते के लिए टालने का आग्रह किया। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को टालने को इच्छुक थी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने सुनवाई टालने के विरोध को करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अश्वत्थामा की तरह पूरा सच जानने का अधिकार है, इसीलिए मैं केवल पूरी तस्वीर पेश कर रहा हूं। इस पर वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार ने सिंघवी से कहा कि आप भ्रामक बयानबाजी न करें, जैसा आप रोजाना प्रेस के समक्ष करते हैं। आप हर समय यही करते हैं। कुमार के इस बयान पर जस्टिस शाह ने भी ऐतराज जताया। जस्टिस शाह ने कुमार से कहा कि हमें प्रेस से कोई सरोकार नहीं है, बाहरी चीजों को कोर्ट में न लाए। जवाब में कुमार ने कहा कि सिंघवी जानबूझकर कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। इस पर डॉक्टर सिंघवी ने कहा कि यदि वरिष्ठ वकील कुमार के व्यक्तिगत दुर्व्यवहार से राहत मिलती है तो उन्हें राहत प्रदान किया जाए, मुझे बहुत खुशी होगी। इसके बाद पीठ ने सुनवाई को 2 हफ्ते को टालते हुए 2 वरिष्ठ वकीलों के बीच हो रही नोकझोंक पर विराम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह का मामला खत्म नहीं हुआ कि राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत आपस में भिड़ गए। बात यहीं खत्म होती तो बात होती, लेकिन अब केरल में किचकिच शुरू हो गई है। केरल कांग्रेस का झगड़ा इतना बढ़ गया है कि राहुल गांधी की सीट वायनाड भी उनके लिए सुरक्षित नहीं रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो केरल में कांग्रेस का जो होगा सो होगा। राहुल गांधी को एक बार
फिर से अपने लिए किसी सुरक्षित सीट की तलाश करनी होगी। केरल कांग्रेस के एक वर्ग का कहना है कि हाईकमान की ओर से उन्हें नजरअंदाज करने और साइडलाइन किया जा रहा है। 2 मई को केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने एक्शन लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ए रामचंद्रन के अलावा विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथल्ला को पद से हटा दिया। हाईकमान के एक्शन के बाद रमेश चेन्निथल्ला के समर्थक भड़क गए और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि भले ही उन्हें पद से हटाया गया है, लेकिन विदाई सम्मानजनक नहीं रही है। समर्थकों का कहना है कि उन्हें सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। केरल में शुरू हुई इस संकट के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी तारिक अनवर ने राज्य के विधायकों, सांसदों और संगठन के नेताओं से बातचीत की है। केरल में चेन्निथल्ला की जगह पर वीडी सतीशनन को नेता विपक्ष बनाया गया है, जबकि के सुधाकरन को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। केरल में शुरू हुआ यह संकट कांग्रेस की चिंताएं बढ़ाने वाला है, क्योंकि खुद राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं। राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनकी भूमिका को लेकर भी चिंता पैदा होती है। केरल में शरद पवार की सक्रियता भी कांग्रेस के लिए परेशानी का कारण है। कांग्रेस के कई बड़े नेता एनसीपी का दामन थाम चुके हैं। कांग्रेस को लगता है कि अगर झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो कई दूसरे नेता भी एनसीपी में जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पीएम मोदी महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी हलचल पैदा करने की तैयारी में हैं। यह सब वे मंत्रिमंडल विस्तार के सहारे करेंगे। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी के इस दाव से उद्धव ठाकरे को ही नहीं, बल्कि महाआघाड़ी की सियासत को भी बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि उद्धव ठाकरे के कट्टर विरोधी नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, पार्टी से नाराज होकर बैठी पंकजा मुंडे और ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए पीएम मोदी एक तीर से कई शिकार करने जा रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि पीएम मोदी गोपीनाथ मुंडे की बेटी प्रीतम मुंडे को भी कैबिनेट में जगह देने की तैयारी में है। सवाल यह है कि आखिर बीजेपी प्रीतम मुंडे को मोदी के मंत्रिमंडल में क्यों जगह दे रही है? क्या है बीजेपी की रणनीति, जिसके आधार पर प्रीतम मुंडे की दावेदारी काफी मजबूत हो जाती है? हालांकि प्रीतम मुंडे का नाम इसके पहले भी चर्चा में था, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाया था। अब फिर मंत्रिमंडल विस्तार में उनका नाम चर्चा में आया है। ऐसे में अगर मोदी ने प्रीतम को मौका दिया तो इसके पीछे कई कारण हैं। आरक्षण के मुद्दे पर फिलहाल महाराष्ट्र में मराठा बनाम ओबीसी की लड़ाई शुरू है, जिसमें ओबीसी समाज बीजेपी से दूर छटकता हुआ नजर आ रहा है। यह दूरी ओबीसी समाज ने विधानसभा चुनाव के बाद से ही बनानी शुरू कर दी थी। ओबीसी समाज की बीजेपी से इस दूरी का पूरा फायदा एनसीपी ने उठाया और ओबीसी नेताओं को पार्टी में उचित सम्मान दिया। लिहाजा ओबीसी समाज के नेताओं को बीजेपी केंद्र या राज्य में उचित प्रतिनिधित्व नहीं देती है, तो बीजेपी को इसके गंभीर परिणाम उठाने पड़ सकते हैं। शायद इसी वजह से प्रीतम मुंडे को बीजेपी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे सकती है। महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ओबीसी समाज को आरक्षण के मुद्दे पर तगड़ा झटका दिया है। ओबीसी, एससी, एसटी को स्थानीय निकायों में 50 से ज्यादा आरक्षण न देने की बात सुप्रीम कोर्ट पहले ही कर चुका है। इस वजह से यह मुद्दा और भी ज्यादा संवेदनशील हो चुका है, जिसके चलते केंद्र सरकार से ओबीसी समाज की नाराजगी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसी नाराजगी को दूर करने के लिए ओबीसी चेहरे को मंत्री पद देने की सकारात्मक भूमिका केंद्र सरकार अपना सकती है। गोपीनाथ मुंडे एक लोक नेता थे, इस बात को खुद उनके विरोधी भी मानते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी का वटवृक्ष तैयार करने के लिए मुंडे ने अपना पूरा जीवन पार्टी को समर्पित कर दिया था। उन्हीं गोपीनाथ मुंडे के राजनीतिक वारिस के तौर पर उनकी दोनों बेटियां पंकजा और प्रीतम देखी जाती हैं, जिनमें से प्रीतम मुंडे को अगर मंत्री पद दिया जाता है तो बीजेपी इस बात को ओबीसी समाज और महाराष्ट्र में भुना सकती है। प्रीतम मुंडे एक उच्च शिक्षित नेता और पेशे से डॉक्टर हैं। इसके अलावा महिला प्रतिनिधि भी हैं। राज्य में सबसे ज्यादा वोटों से लोकसभा का चुनाव जीतने का खिताब भी प्रीतम मुंडे के पास ही है। महाराष्ट्र से जितने भी नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई, उनमें से एक भी महिला समावेश नहीं है। इस वजह से भी प्रीतम मुंडे को अगर मंत्री बनाया जाता है तो मोदी कैबिनेट में महाराष्ट्र की तरफ से वे पहली महिला होंगी। इसके साथ ही मोदी का महिलाओं को सक्षम बनाने का नारा भी सच साबित होगा। पंकजा मुंडे फिलहाल राज्य की राजनीति में हाशिए पर चल रही हैं। कुछ समय पहले मराठा नेता विनायक मेटे ने उन पर टिप्पणी करते हुए कहा था, फिलहाल पंकजा के पास कोई काम नहीं है। पंकजा मुंडे फिलहाल पार्टी की राष्ट्रीय सचिव हैं और मध्य प्रदेश की प्रभारी भी हैं। पंकजा की बीजेपी से नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अगर प्रीतम को मंत्री पद मिलता है तो पंकजा की भी नाराजगी दूर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।